संजय राय पर छेड़छाड़ के कई आरोप लगे हैं। ब्लूटूथ क्राइम सीन पर मिला था, वह उसके फोन से कनेक्ट हो जाता है। 7:10 तक ऑटोप्सी चलता है। मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल है संदीप घोष। कोलकाता के कई हिस्सों में छोटे छोटे प्रोटेस्ट होने लगते हैं। बैरिकेड को फांद कर कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ मचाने लगती है। अगस्त 2024 इंडियन कैलेंडर का एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में आज भी इस देश की महिला सुरक्षित है। कोलकाता के इस इंसिडेंट ने तो ये साबित कर दिया है कि हम चाहे कितना ही प्रोटेस्ट कर ले, कितना ही विरोध करें, कितना ही कैंडल मार्च लेकर रास्ते पर जस्टिस के लिए चिल्लाते रहें, बदले में हमें मिलता क्या है? नोटिस पे नोटिस, जो कि कोलकाता की गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस बखूबी कर रही है। अब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी जब आपको इस केस की पूरी डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा। मगर इस केस की स्टोरी को जानने से पहले आपको आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूरे एशिया का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 1886 में इसे कलकत्ता स्कूल ऑफ मेडिसिन के रूप में स्टेबलाइज किया गया था। उस वक्त ये किसी भी हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट नहीं था। 1902 में इसे इसके खुद के कॉम्प्लेक्स में मूव कर दिया गया। इसके खुद के कॉम्प्लेक्स में स्कूल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल थे। 1904 में इसे द नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ बंगाल के साथ मर्ज किया गया था, जिसके बाद 1916 में इसके नाम को चेंज करके बेलगछिया मेडिकल कॉलेज रखा गया। 1918 से 1948 तक इस कॉलेज को कैर्मिकल मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था और 12 मई 1948 को डॉक्टर राधा गोविंदकर के सम्मान में इस कॉलेज का नाम आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया। 1916 से 2003 तक ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंडर आता था और 2003 में जब इसे रीस्टेबलाइज किया गया तब इसे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ एफिलिएट किया गया। अब इस कॉलेज की इतनी बड़ी हिस्ट्री जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरा मुद्दा घूमकर इसी हॉस्पिटल के हिस्ट्री पर आकर अटकेगा। वो आपको धीरे धीरे आगे पता चलने वाला है। अब करंट स्टोरी पर आते हैं। 8 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट लेडी ट्रेनी अपनी 36 घंटों की ऑन कॉल ड्यूटी कर रही थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी वे लोग होते हैं जो मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्पेशलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड होते हैं। इस ट्रेनिंग का पर्पस यह होता है कि ट्रेनी अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो सके। रात करीब 10:30 पे ट्रेनी डॉक्टर अपने एक दोस्त से फ़ोन में बात करने के बाद वो अपने मेडिकल राउंड्स के लिए चली जाती है, जो कि एक आम बात होती है ट्रेनी के लिए। इसके ठीक 1 घंटे बाद करीब रात 11:30 बजे वो अपनी माँ से कॉल में बात करती है और कॉल रखने के बाद करीब रात के 12 बजे वो बिल्डिंग के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में चली जाती है, जहां उसने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था। अब वो इस सेमिनार हॉल में अकेले नहीं गई थी, उसके साथ 4 लोग और थे, एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफ और 2 पीजीटी डॉक्टर। सेमिनार रूम 40x30 फीट का एक कमरा है जिसमें 50 लोग बैठ सकते हैं। इस सेमिनार हॉल तक आने के लिए डॉक्टर को 3rd फ्लोर के लिफ्ट से बाहर आने के बाद एक कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है और नर्सिंग डिपार्टमेंट से गुजर कर जाना पड़ता है। अब इस कॉरिडोर के एंट्री और एग्जिट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मगर सेमिनार हॉल के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सेमिनार हॉल में एक स्टेज पर बने पोडियम पर ट्रेनी डॉक्टर और उनके 4 साथी मिलकर खाना खा रहे थे और साथ ही वो अपने कलीग्स के साथ ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के मैच को देख रही थी। मैच के खत्म होते ही करीब रात के 2:30 पे उनके सभी साथी चले जाते हैं और वह उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए रुक जाती है, क्योंकि एक तो उनकी 36 घंटों की ड्यूटी खत्म हुई थी और दूसरा कि वहाँ डॉक्टर के आराम करने के लिए कोई रिटायरिंग रूम नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जिस सेमिनार हॉल में पीजीटी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी वहाँ सिर्फ एक ही एंट्री गेट है और गेट में एक भी कुंडी नहीं है, ना अंदर से ना ही बाहर से। करीब 3 बजे एक इंटर्न पीजीटी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने आया था। तब वह नींद से उठकर उस रिपोर्ट को दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है और यही वो लास्ट टाइम था जब उस डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखा गया। 9 अगस्त 2024 को सुबह करीब 9:30 पे चेस्ट डिपार्टमेंट के एक जूनियर डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में जाते हैं
जहां उन्हें उस पीजीटी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है सेमी नेकेड कंडीशन में, और उनके बॉडी में कई ब्रूचुअल इंजरी मार्क्स भी होते हैं। सबसे पहले घटनास्थल पर एक पुलिसकर्मी पहुंचता है जो कि हॉस्पिटल के आउटपोस्ट पर ही तैनात होता है, जिसके तुरंत बाद इसकी खबर ताला पुलिस स्टेशन को दी जाती है। करीब सुबह 10:30 पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर आते हैं और क्राइम सीन की घेराबंदी कर देते हैं। करीब 10:53 पर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उन्हें यह बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाएं। और इसके ठीक 22 मिनट बाद 11:15 पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दोबारा उनके पेरेंट्स को कॉल करता है और इस बार ये बताता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। करीब सुबह 11:30 पर सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की एक टीम एक डिटेक्टिव, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के साथ पहुंचती है और क्राइम सीन की पूरी वीडियो और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दोपहर 1:47 पर विक्टिम को अननेचुरल डेथ घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि जब विक्टिम की बॉडी पर इतने सारे इंजरी मार्क्स थे, बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ब्लड निकल रहा था, तब भी ये अननेचुरल डेथ क्यों रिकॉर्ड की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, दोपहर 1 बजे जब विक्टिम्स के पेरेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उन्हें 3 घंटे वेट भी कराया जाता है। उसके बाद उनके सिर्फ पिताजी को अंदर जाने दिया जाता है, सिर्फ इतना बोलकर कि आप एक फोटो लेकर बाहर आ सकते हैं। अब जब पेरेंट्स अपने बेटी की बॉडी को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि बॉडी के जगह जगह पर घाव के निशान थे। उनके आंखों से खून निकल रहा था क्योंकि चश्मे के शीशे उनके आंखों में घुस गए थे। उनका बायां पैर 90 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ था और ऐसे करीब 11 विजिबल इंजरी मार्क्स थे। अब इतना देखने के बाद वो तो ये समझ गए थे कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, मगर कोलकाता पुलिस उन्हें यही कन्विंस करने में लगी थी कि ये सुसाइड है। अब इस सारे इवेंट में लोगों का बस एक ही सवाल था कि आखिर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। प्रेजेंट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल है संदीप घोष। The Supreme Court has dismissed a plea by Sandeep Ghosh. He is at the center of the horrific Kolkata murder case. College principal Sandeep Ghosh. They have issued a show cause notice over Sandeep Ghosh's. Sandeep Ghosh, he was arrested by CBI on Tuesday in जो कि इस घटना की सूचना पाकर करीब सुबह के 8:30 बजे कॉलेज पहुंच जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले वे क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और उसके 1 घंटे बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ तक कि संदीप घोष इस केस के रिगार्डिंग कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाते हैं और करीब शाम के 6:10 पर विक्टिम के बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। 7:10 तक ऑटोप्सी चलता है। ये रही ऑटोप्सी की ओरिजिनल रिपोर्ट, जिसे आप पॉज कर पढ़ सकते हैं, जिसमें उनके स्कल बोन पर कई फ्रैक्चर्स मिले, कॉलर बोन टूटी हुई थी, आंखों एवं चेहरों पर खून के कई धब्बे थे, जिससे ये पता चल गया था कि विक्टिम की मौत गला घोटने से हुई है। करीब रात के 10:45 पे विक्टिम की बॉडी उनके पेरेंट्स को दे दी गई। अब इतना सब कुछ हो चुका था, वो भी बिना एक एफआईआर के। रात के करीबन 11:45 में विक्टिम के पिता के फोर्स करने के बाद पुलिस ने इस मामले की पहली एफआईआर दर्ज की। इसी बीच संदीप घोष इस घटना को लेकर यह भी बोल देते हैं कि लड़की का रात में अकेले सेमिनार हॉल में जाना गैर जिम्मेदाराना था, जिसके बाद लोग इस प्रिंसिपल पर काफी गुस्सा दिखाते हैं, यहाँ तक कि इनको प्रिंसिपल के पद से हटाने की मांग भी करने लगते हैं। अब ये पहली बार नहीं था जब इन्हें इतने विवाद का सामना करना पड़ा। संदीप घोष का पूरा कैरियर ही काफी विवादित रहा है। इनको सबसे करप्ट प्रिंसिपल भी माना जा चुका है। इनके टीएमसी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसका फ़ायदा ये कॉलेज में स्टूडेंट्स को डराने के लिए करते थे। स्टूडेंट्स से पैसे लेकर स्टूडेंट्स को पास कराना, यहाँ तक कि अगर कोई स्टूडेंट उनके खिलाफ कोई विरोध भी करता था तो उनको फेल कर दिया जाता था। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रह चुके अख्तर अली ने 1 साल पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के पद पर काम किया था। उन्होंने संदीप घोष के बारे में ये भी बताया है कि संदीप घोष हॉस्पिटल को अपना साम्राज्य समझता था। वो पार्टी के इन एलिजिबल वेंडर्स को टेंडर दिलवाता था और उनसे 20% एज अ कमीशन रखता था। अख्तर अली का यह भी कहना है कि संदीप घोष तो बांग्लादेशी नेशनल्स के साथ मिलकर एक स्कीम चलाता था, जिसमें 500 से 600 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट बांग्लादेशी नेशनल्स द्वारा कलेक्ट किया जाता था, जिसमें सलाइन बॉटल्स, ग्लव्स और सीरीन जैसी चीज़ों को रिसाइकल किया जाता था और इस पे भी संदीप घोष कमीशन खाता था। 9 फरवरी 2021 वेस्ट बंगाल के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आदेश के अनुसार उन्हें आरजीकर का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। उसके पहले वो कलकत्ता नेशनल्स मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रह चुके थे। आरजीकर ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही 350 स्टूडेंट ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट्स और हॉस्टल के काउंसिल को सेपरेट करना चाहती थी।
जिसमें स्टूडेंट ने घोष के ऑफिस के बाहर ही भूख हड़ताल किया था। इसके बाद जनवरी 2023 में उन पे ये भी आरोप लगे कि जो डेड बॉडीज ऑटोप्सी के लिए आती थी उनका इस्तेमाल डिसेक्शन प्रैक्टिकल्स के लिए किया जाता था, बिना उन बॉडीज के रिलेटिव से परमिशन लिए बिना। जिसके बाद 31 मई 2023 को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को आरजी कर का नया प्रिंसिपल बनाया, मगर संदीप घोष ने 24 घंटे से ज़्यादा उन्हें रहने नहीं दिया। संदीप घोष प्रिंसिपल केबिन में सनत घोष को बाहर से ही बंद कर देते हैं और अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर दोबारा से प्रिंसिपल बन जाते हैं। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाता है और उनकी जगह मानस कुमार बंदोपाध्याय को आरजी कर का प्रिंसिपल बनाया जाता है। मगर मानस कुमार जब पहले दिन ही आरजी कर कॉलेज पहुंचते हैं तो कई स्टूडेंट्स मिलकर प्रिंसिपल ऑफिस तक उनका रास्ता रोकते हैं और 1 महीने के अंदर ही 9 अक्टूबर 2023 को आरजी कर में उन्हें दोबारा प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब 9 अगस्त 2024 को पुलिस इस मामले की जांच पूरे जोरों शोरों से करती है। कॉलेज के सीसीटीवी कैमराज की फुटेज को चेक किया जाता है। हालांकि सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, मगर जिस पैसेज से होकर वहां जाया जाता था उसके एंट्री और एग्जिट पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक आदमी पर डाउट होता है जो करीब 4:03 पर सेमिनार रूम में एंट्री करता है और 37 मिनट बाद बाहर आता है। और पुलिस का शक गहरा तब हो जाता है जब उसके गले से ब्लूटूथ ईयरफोन गायब हो जाता है, जो कि सेमिनार हॉल में एंट्री के वक्त उसके गले में था। और पुलिस को क्राइम सीन पर एक सेम टू सेम ईयरफोन मिला था। अब पुलिस के जांच के बाद इस आदमी की पहचान संजय रॉय के रूप में होती है, जो कोलकाता पुलिस में एज अ सिविक वॉलंटियर काम करता था। मगर सिविक वॉलंटियर होने के बावजूद भी वो पुलिस बैरक में रहता था, वहाँ सोता था। क्राइम होने के बाद वो उसी पुलिस बैरक में सो गया था। 9 अगस्त की रात 10 बजे पुलिस उसे उसके बैरक से पकड़ती है और जो ब्लूटूथ क्राइम सीन पर मिला था वह उसके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। पुलिस के पूछताछ करने के बाद वो अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है और उसे इसके लिए कोई पछतावा भी नहीं था। पुलिस की जांच में उसके फ़ोन से कई एडल्ट कंटेंट भी मिले थे। संजय रॉय आरजीकर में एज अ कुक काम करता था, मगर कुछ साल पहले वो अचानक से गायब हो गया था और वो कहाँ गया ये किसी को नहीं पता था। 2019 में संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस के अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था एज अ सिविक वॉलंटियर, जहां उसे 12,000 की एक बेसिक सी सैलरी मिलती थी। मगर कोलकाता पुलिस में उसने अपनी नेटवर्क काफ़ी अच्छी बना ली थी, जिसके कारण उसे पुलिस वेलफेयर सेल में सिविक वॉलंटियर की पोस्ट मिल जाती है। वैसे तो सिविक वॉलंटियर को किसी भी तरह की एकोमोडेशन नहीं मिलती है, मगर अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसे कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन में एकोमोडेशन मिल जाती है और 2023 के सितंबर में उसे आरजीकर में तैनात कर दिया जाता है और आरजीकर हॉस्पिटल के पुलिस चौकी में वो अपनी ड्यूटी सर्व करने लगता है। आरजीकर में वो इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी देता था, मगर आरजीकर के बैरक में रहने के कारण उसे हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट में एक्सेस करने की छूट थी। आरजीकर में उसने अपने क्लोज कनेक्शन वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ भी बना लिए थे, जिसका फ़ायदा उठाकर वो लोगों से पैसे लेकर हॉस्पिटल में बेड दिलवाता था, जो कि जनरली फ्री होती है। सिविक वॉलंटियर होने के बावजूद भी उसे वो सारी सुविधाएं मिलती थी जो कि एक ऑफिसर लेवल के लोगों को मिलती है। उसे रोजाना अपनी बाइक के लिए 5 लीटर फ्री पेट्रोल मिलता था, यहाँ तक कि फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा भी उसे मिलती थी। संजय रॉय पर छेड़छाड़ के कई आरोप लगे हैं। उसने 4 शादियाँ की है, मगर वो अक्सर अपनी पत्नियों से मारपीट करता था, जिसके कारण पहली और दूसरी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। 2022 में उसकी तीसरी पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस शिकायत भी की थी, जिसका नाम शांतिराम देवी था, क्योंकि वो अपने गर्भवती महिला पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उसकी पत्नी ने अपना बच्चा खो दिया। उसकी सास दुर्गा देवी ने यह भी कहा है कि वो अक्सर उसकी बेटी से मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी बेटी को घर बुला लिया था। अब दुर्गा देवी के शिकायत पर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, सिर्फ एक जनरल डायरी लिखकर इस केस को रफा दफा कर दिया। अब पुलिस में संजय रॉय की पहुंच इस कदर थी कि जो बाइक संजय रॉय अपने लिए पर्सनली यूज़ करता था वो बाइक कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर थी। और ये बात सीबीआई की जांच में भी सामने आया जब सीबीआई ने संजय रॉय की बाइक सीज की थी। अब क्राइम वाले दिन के एक दिन पहले 8 अगस्त को संजय रॉय और उसका दोस्त सौरभ शाम के समय हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं। असल में संजय का जो दोस्त था सौरभ, उसके भाई को संजय ने एडमिट करवाया था, उसी को देखने वो हॉस्पिटल आया था। करीब रात 11:15 में संजय और उसका दोस्त सौरभ शराब पीने के लिए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और शराब पीने के बाद वे दोनों संजय की बाइक में बैठकर कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी में जाते हैं,
वहाँ इसका दोस्त सौरभ सेक्स वर्कर के साथ चला जाता है और संजय बाहर उसका वेट कर रहा था। उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलकर साउथ कोलकाता में एक रेड लाइट एरिया है चेतला, जहाँ वो जाते हैं। वहाँ उसका दोस्त सौरभ दोबारा सेक्स वर्कर के साथ अंदर चला जाता है और संजय बाहर खड़ा रहता है। बाहर खड़ा होकर ये अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और कॉल पर ही ये अपनी गर्लफ्रेंड से न्यूड्स फोटो भी मांगता है। चेतला से वापस आते समय उन्होंने वहाँ एक लड़की से छेड़छाड़ भी की थी। लड़कियों से छेड़छाड़ करना, उनसे बदसलूकी करना संजय रॉय की हॉबी बन चुकी थी। वापस आते समय सौरभ अपने घर चला जाता है, मगर संजय दोबारा से शराब पीकर नशे में पूरी तरह धुत होकर 3:50 के करीब वो हॉस्पिटल में वापस आता है और हॉस्पिटल में वो अपना टारगेट ढूंढने लगता है। अब संजय को हॉस्पिटल में हर जगह जाने का एक्सेस था, इसलिए वो हर एक रूम में जाकर अपना टारगेट ढूंढने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में भी उसे एक रूम से दूसरे रूम में जाते हुए देखा भी गया। वो टारगेट की तलाश करते हुए 4th फ्लोर के ट्रॉमा सेंटर में गया, जहां उसे क्राइम करने के लिए कोई नहीं मिला। करीब 4:03 पर उसे 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में एंट्री करते हुए देखा गया। वहां विक्टिम को रेड ब्लैंकेट और ब्लू कारपेट में सोता हुआ देख संजय उस पर हमला कर देता है। अब संजय एक ट्रेंड बॉक्सर और बॉडी बिल्डर था। उसे ये अच्छे से पता था इंसान के किस बॉडी पार्ट को हिट करने से वो अनकॉन्शियस हो सकता है। और सेमिनार हॉल साउंड प्रूफिंग था, जिसके कारण अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। संजय करीब 37 मिनट बाद सेमिनार रूम से बाहर आता है और क्राइम करने के बाद वो अपने दोस्त अनुपम दत्ता के घर चला जाता है, जो कि कोलकाता पुलिस में ही एक कांस्टेबल है। और थोड़ी देर बाद वो अपने बैरक में वापस आकर सो जाता है। अब 9 अगस्त की रात तक संजय रॉय भी पकड़ा जाता है। वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, मगर कई स्टूडेंट और लोग अब भी इस बात से गुस्सा थे कि कहीं ना कहीं कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन एविडेंस को हाइड करना चाह रही है, क्योंकि एक तो पहले संदीप घोष इसे सुसाइड केस बनाना चाहता था, ऊपर से विक्टिम के पेरेंट्स को भी अपनी ही बेटी की बॉडी को देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यहाँ तक कि जिस फ्लोर पर क्राइम हुआ था उसी फ्लोर पर क्राइम सीन से 200 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया गया था। कुछ स्टूडेंट ने तो ये भी बताया कि क्रिमिनेशन के वक्त भी पुलिस काफ़ी जल्दबाजी में थी। वहाँ लाइन में पहले से 2 बॉडीज थी, मगर उनको साइड कर पहले विक्टिम की बॉडी का क्रिमिनेशन किया गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस से क्वेश्चन किया कि आखिर विक्टिम की बॉडी पेरेंट्स को देने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुई। और कोलकाता पुलिस पर इस केस को हैंडल करने में भी कई खामियों पर सवाल उठाया गया और इस केस की जो पूरी टाइमिंग है उस पर भी कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रिंसिपल पर भी कई सवाल किए हैं। आखिर प्रिंसिपल ने इस केस को सीरियस क्यों नहीं लिया, उनके तरफ से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। उनको ये भी कहा गया कि वो विक्टिम के फैमिली के साथ सहयोग भी नहीं दिखा रहे हैं। अब प्रिंसिपल पर पूरा प्रेशर था, जिसके बाद 12 अगस्त को प्रिंसिपल संदीप घोष अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, मगर बंगाल गवर्नमेंट उनके इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के बजाय उनको कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब लोग इस बात को लेकर और गुस्सा हो जाते हैं कि गवर्नमेंट प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई ना करके उनको ट्रांसफर के तौर पर प्रमोशन दे रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर बंगाल गवर्नमेंट पर भी सवाल खड़े किए और उनको फटकार भी लगाई। हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि या तो प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता या तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता, मगर इसके बजाय वो उनको प्रमोशन दे रही है। अब इस घटना के बाद कोलकाता के कई हिस्सों में छोटे छोटे प्रोटेस्ट होने लगते हैं। डॉक्टर्स और आम जनता सड़कों पर वी वांट जस्टिस के नारे लगाने शुरू कर देती है। इसी बीच प्रेसिडेंसी कॉलेज की एक सोशल साइंस रिसर्चर रिमझिम सिन्हा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया रिक्लेम द नाइट को लेकर, जहां वो 8B बस स्टैंड पर 14 अगस्त की रात को अकेले बिताने वाली थी। अब इस पोस्ट के कारण 14 अगस्त की रात एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगती है और पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होने लगता है। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोलकाता तक ही नहीं रह गया था, बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में भी रिक्लेम द नाइट के नाम से प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। कोलकाता पुलिस भी हॉस्पिटल के बाहर बैरिकेटिंग वगैरह कर देती है, मगर तभी 5000 से 7000 की भीड़ कॉलेज की तरफ बढ़ने लगती है। हाथ में लोहे की रॉड, लाठी वगैरह लेकर ये बैरिकेड को फांद कर कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ मचाने लगती है। ये प्रोटेस्टर्स पर भी हमला करते हैं और मंच को तोड़ दिया जाता है। कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भी तोड़फोड़ मचाते हैं। उसके बाद ये 3rd फ्लोर में भी जाकर क्राइम सीन के आसपास तोड़फोड़ करते हैं। कई सारी नर्सेस और हॉस्टल की लड़कियां डर जाती है कि अब ये अचानक से क्या होने लगा। पुलिस जो वहां प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए थी, वो भी इस भीड़ को देखकर डर जाते हैं और टॉयलेट के अंदर जाकर छिप जाते हैं। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल गवर्नमेंट से सवाल किया कि वो जब किसी भी कारण CRPC की धारा 144 लागू कर देती है, तब इतना हंगामा होने के बावजूद भी इस एरिया की घेराबंदी क्यों नहीं हुई।
उन्होंने ये भी कहा कि आखिर 7,000 लोग आए कहां से और जब पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी तब वो लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई। अब बंगाल गवर्नमेंट ने तो इसका जवाब नहीं दिया, मगर इसी भीड़ में से कुछ लोगों की पहचान की गई है जिसके लिंक सीधे सीधे टीएमसी से निकले। There's been a big tussle between the doctors and the West Bengal government. What was that hospital like where that brutal crime took place in Kolkata? ये है सौमिक दास, जो एक जिम ट्रेनर है, जो वार्ड नंबर 14 के काउंसलर सुकांतो सेन शर्मा, जो लोकल टीएमसी लीडर है, उसके साथ रहता है। हालांकि सुकांता सेन शर्मा ने सौमिक को पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी का नहीं है और ना ही वो उन्हें जानते हैं। वहीं सौमिक की जो चाची है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि सौमिक टीएमसी का ही कार्य करता है और वो पार्टी के लिए काम भी करता है। वैसे ही ये जब्बार अंसारी, जो इमरजेंसी बिल्डिंग में लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखा गया, और ये भी टीएमसी का एक सम्मानित कार्यकर्ता है। ये ऋषिकांत मिश्रा, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है और साथ ही टीएमसी कार्यकर्ता भी है। उन्हीं में से एक लड़की भी है, तुलसी हल्दर, जो इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर हाथ में बांस लेकर खड़ी है। और ऐसे ही बहुत से लोगों की पहचान की गई है जिनके लिंक टीएमसी से हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। अब जिस स्टेट में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, वहाँ की गवर्नमेंट का तो ये काम होता है इस पर एक्शन लेना, सिक्योरिटी को टाइट रखना। मगर बंगाल की सीएम क्या करती है? इसी भीड़ को राम और वाम का नाम दे देती है। इस तोड़फोड़ के पीछे वो बीजेपी और सीपीआईएम को दोषी करार देने लगती है। और ये पहली बार नहीं है कि जब वो दोषी पाए जाने के बाद भी खुद की गलती ना मानकर बीजेपी और सीपीआईएम को दोषी बताने लगती है। संदेश खाली में जब वहाँ की कई महिलाओं ने वहाँ के टीएमसी लीडर द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट और जमीन हड़पने के आरोप लगाए, जिसमें शेख शाहजहां मेन एक्यूज था, तब भी सीएम ने बीजेपी पर यह ब्लेम डाला था कि वो वेस्ट बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि वेस्ट बंगाल ही एकमात्र जगह है जहां महिलाएं सुरक्षित है। अब जब यहाँ की महिलाएं इतनी ही सुरक्षित है तो फिर सीएम दीदी ये बता दो, फिर आरजीकर मेडिकल की घटना क्यों हुई? और इस घटना के कुछ ही दिन बाद बीरभूम में इलम बाजार स्वास्थ्य केंद्र की एक नर्स के साथ भी ऑन ड्यूटी हरासमेंट का केस क्यों हुआ? इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं, जहां महिला कर्मचारी ने उन पर यह आरोप लगाया है कि 24 अप्रैल और 2 मई को सीवी आनंद उन्हें एक बेटर जॉब दिलाने के लिए बुलाया था, मगर इसके बजाय वो राजभवन के प्रेमिसेस में उनको सेक्सुअली हरास्ट करते हैं। मगर एक सीएम के लिए सबसे डिसऑनरेबल बात तो यह है कि जहां एक तरफ उन्हें विक्टिम के फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां वो एक स्टेटमेंट देती है कि विक्टिम के परिवार वालों को 10 लाख रुपए दे देगी, क्योंकि विक्टिम को तो वापस नहीं लाया जा सकता। 27 अगस्त 2024 जब कोलकाता की सड़कें युद्ध का मैदान बन जाती है, जब पश्चिम बंग छात्र समाज और द डिसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लेटफॉर्म संग्राम चौथा मंच ने मिलकर नब्बान अभियान रैली का आयोजन किया था, जिसका मोटिव सिर्फ एक था, वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हत्याकांड में जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग करना। ये रैली 2 जगहों से निकलने वाली थी, एक सेंट्रल कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर से और दूसरा हावड़ा में सातरागाछी से, और ये दोनों मिलकर सचिवालय की तरफ बढ़ रही थी। मगर इस रैली को इलीगल और अनऑथराइज्ड कहकर इस पर रोक लगा दी गई। मगर जब लोगों का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब 2000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को नब्बान के अलग अलग पॉइंट पर तैनात कर दिया जाता है, जिसमें 4 एडीजी, 13 डीआईजी और 15 एसपी रैंक के ऑफिसर थे। पुलिस ने रैली को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। अब एक बात समझ नहीं आ रही, जब प्रोटेस्ट पीसफुल हो रहा तब इस प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम किसको आ रही? एक तरफ जब 14 अगस्त की रात 7000 लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ किया, तब तो कोई पुलिस नहीं आई और नब्बान रैली को हिंसक और अशांति फैलाने वाली रैली बोलकर 2000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर दे देती है। अब 13 अगस्त को ये केस कोलकाता हाई कोर्ट सीबीआई को सौंप देती है और 2 सितंबर को सीबीआई संदीप घोष के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट संदीप घोष को सस्पेंड भी कर देती है। मगर फिर भी आज लोग गुस्से में हैं, क्योंकि आरजीकर में ये पहली बार नहीं हो रहा है। आरजीकर का पास्ट बहुत ऐसे मामलों से भरा पड़ा है। 2001 में आरजीकर में एक स्टूडेंट था सौमित्रा बिस्वास, जिसकी मौत भी अननेचुरल डिक्लेयर कर दिया गया था। सौमित्रा बिस्वास की बॉडी हॉस्टल में उसके कमरे से लटकी हुई पाई गई थी। एक स्टूडेंट ने बताया कि सौमित्र कॉलेज में चल रहे एक रैकेट के खिलाफ विरोध कर रहा था। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट और हॉस्पिटल के कुछ वर्कर का एक ग्रुप था
जो कॉलेज के हॉस्टल रूम में बाहर से लड़कियों को मंगवाता था और उनसे एडल्ट कंटेंट शूट करवाता था। विरोध करने के कारण सौमित्रा की हत्या कर दी गई। जांच में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ और इस केस को आत्महत्या कहकर क्लोज कर दिया गया। 2003 में भी एक 23 साल के ग्रेजुएट लड़की की सुसाइड केस बाहर आई थी, जिसमें कॉलेज ये बोलकर केस को क्लोज कर देता है कि उसने अपने नसों में बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और हॉस्टल रूम से कूद गया। मगर जांच में ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि वो सुसाइड था। 2020 में भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की डेड बॉडी उसी इमरजेंसी बिल्डिंग के बाहर मिलती है जिस बिल्डिंग की 3rd फ्लोर में पीजी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी, और इसको भी सुसाइड केस बता दिया जाता है। कोविड-19 के कारण ये मामला भी क्लोज हो जाता है, मगर इस बार लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि कहीं ना कहीं जस्टिस तो जरूर मिलेगा। इस घटना के बाद बहुत से होनहार स्टूडेंट डरे हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत डरे हैं। लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं, खासकर लड़कियों को। ये विक्टिम जो थी वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। उनके फादर टेलर का काम कर उन्हें बहुत मुश्किल से पढ़ाया था। उनके लाइफ के अचीवमेंट के बारे में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जान सकते हैं। उनकी फैमिली का एक इंटरव्यू भी है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर सुनिएगा।